हमारी जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैबिटेबल जोन में मौजूद है। यहाँ इतना टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर हम सूरज से थोड़ा और दूर जाएं तो हमें मार्स दिखाई देगा। ये भी सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है, लेकिन ये भी हमारी जमीन की निस्बत एक ठंडा सियारा है जिसकी सतह का टेम्परेचर -81 डिग्री है। ये इतना टेम्परेचर है जिसमें पानी बर्फ बन जाता है। हम सूरज से थोड़ा और दूर जाते हैं तो हमें हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा नजर आएगा जो एक गैस जाइंट है जिसका टेम्परेचर -145 डिग्री है, यानी ये भी एक ठंडा सियारा है। हम जैसे जैसे सूरज से दूर होते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और पानी बर्फ बनता जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सियारे का एक ऐसा चांद है जिसकी सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुंदर है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर सूरज से इतनी दूर किसी चांद पर पानी का समुंदर कैसे हो सकता है? क्या उस समुंदर में कोई एलियंस लाइफ है? ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं बात कर रहा हूँ यूरोपा की। ये हमारे सोलर सिस्टम का छठा और जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चांद है जिसकी सतह का टेम्परेचर -190 डिग्री है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इसकी सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यूरोपा को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए देखा था। जुपिटर के 79 मून्स हैं जिनमें यूरोपा सबसे ज्यादा खास है। इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है जिसकी वजह से हम इंसान वहां सांस नहीं ले सकते। इसकी सतह बर्फ से बनी हुई है जिसे आइसी क्रस्ट कहते हैं और इसी क्रस्ट के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है जिसका पता 2018 में हब्बल टेलीस्कोप ने लगाया था। हब्बल ने यहाँ पर पानी के झरनों को देखा था और मैं आपको बता दूं, झरने हमेशा पानी वाली जगह पर ही बनते हैं। ये झरने इसकी सतह के नीचे मौजूद समुंदर से बनते हैं, यानी वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है। अगर हम इन गाजर से निकलने वाले पानी के सैंपल ले सके तभी हम यूरोपा के नीचे छुपे हुए समुंदर के बारे में जान पाएंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों ने नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट मिशन के इमेज और डेटा की मदद से एक मॉडल को तैयार किया जिससे ये पता चल सके कि कैसे ठंड और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, जिसे आइस वोल्केनो इरप्शन भी कहते हैं। यूरोपा सूरज से 780 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी साइंसदानों को क्यों लगता है कि यहाँ एक समुंदर हो सकता है? साइंसदानों के मुताबिक इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली, टाइडल लॉकिंग। यूरोपा 6,70,000 किलोमीटर दूर जुपिटर से लॉक्ड है जिसकी वजह से ये जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करता है। टाइडल लॉकिंग में यूरोपा की एक साइड हमेशा जुपिटर की तरफ रहती है और जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स यूरोपा को अपनी तरफ खींचती है जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है जिसे टाइडल फ्लैक्सिंग कहते हैं और इसी टाइडल फ्लैक्सिंग की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाती है और जैसे जैसे ये जुपिटर से दूर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है और यूरोपा वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। जुपिटर के करीब जाने पर टाइडल फोर्स या टाइडल फ्लैक्सिंग की वजह से यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद पानी के समुद्र के उठने और कम होने की वजह से यूरोपा की सतह पर दरारें पैदा होती हैं जिसे रेड और ब्लू लाइंस भी कहते हैं, जो यूरोपा की सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र होने का सबूत देती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि लाखों साल पहले एक एस्टेरॉयड यूरोपा से टकराया था जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्रैक बने और इसके धमाके से बहुत ज्यादा हीट पैदा हुई जिसकी वजह से यूरोपा की सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन वक्त के साथ साथ टेम्परेचर ठंडा होता गया और इस चांद की ऊपर वाली सतह एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता जम गई, लेकिन यूरोपा की सतह के नीचे वाली बर्फ दोबारा से नहीं जम पाई जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया जो आज भी मौजूद है। इसके पानी में सॉल्ट की मकदार बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये समुद्र दोबारा नहीं जम सका और इसी वजह से यूरोपा के ऊपर वाली सतह ही जम सकी। लेकिन कई साइंसदानों के मुताबिक यूरोपा की सतह के नीचे कुछ नहीं है। उनके मुताबिक जब ऊपर वाली सतह की बर्फ पिघलकर किसी दूसरे आइस के पार्ट से टकराती है तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो पानी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इजेक्ट हो जाता है और इस तरह यूरोपा की सतह पर गाइजर्स बनते हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पर लाइफ के सबूत नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास फॉर जियोफिजिक्स के एक डॉक्टर के मुताबिक गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा के इस हाइपोथेटिकल मॉडल को समझने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन भेजी
भेजी है वो काफी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इसलिए साइंसदानों ने आने वाले यूरोपा मिशन में एक और फीचर को ऐड किया जिसका नाम है रीजन, यानी कि रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग ओशियन टू नियर सरफेस। रीजन यूरोपा की ओशियन और आइस क्रस्ट का इंफ्रारेड इमेज कलेक्ट करेगा और इसके समुद्र की गहराई में जाकर इसकी स्टडी करके इसके डेटा को जमीन तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हम यूरोपा के बारे में और भी डिटेल से जान पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपा क्लिपर को यूरोपा तक पहुंचने में 7 साल लग जाएंगे। इसी दौरान यूरोपा के ओशन को स्टडी करने के लिए साइंसदान सबमरीन स्पेसक्राफ्ट को भी डिजाइन कर रहे हैं। ये एक ऐसा एडवांस स्पेसक्राफ्ट होगा जो न सिर्फ यूरोपा की सतह पर लैंड करेगा बल्कि उसकी सतह के नीचे छुपे हुए समुद्र में भी जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा? अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ एक और अमेजिंग सवाल आता है कि साइंसदान हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 170 मून्स को छोड़कर सिर्फ इसी चांद पर लाइफ क्यों ढूंढ रहे हैं? यूरोपा की सतह जुपिटर के दूसरे मून्स गैनीमेड और कैलिस्टो से काफी मिलती जुलती है। यहाँ तक कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद एनसेलेडस पर भी झरने मौजूद हैं। मगर सिर्फ पानी का मौजूद होना ही लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए काफी नहीं है, बल्कि कई और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से एक फैक्टर इस चांद पर मौजूद है। ये फैक्टर है यूरोपा का ओशन उसके सी फ्लोर और कोर से कनेक्टेड है और हमारी जमीन के समुद्र भी सी फ्लोर और कोर से कनेक्टेड हैं। जब आप हमारी जमीन के समुद्र की सतह को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि समुद्र में रहने वाले तमाम जानदार समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र की सतह के पास जिंदा रहते हैं। आप जैसे जैसे समुद्र की सतह से दूर जाते जाएंगे वैसे ही आपको फिश और दूसरे जानदार कम दिखाई देंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के ओशन की सतह पर एलियन लाइफ मौजूद हो। इस एलिमेंट को देखें जो इस चांद पर पाया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये एलिमेंट यूरोपा की सतह पर कैसे पहुंचा? जब बहुत सारे एस्टेरॉयड इस चांद से टकराए थे तो हो सकता है ये एलिमेंट्स इनमें मौजूद हों। जमीन पर हाइड्रोथर्मल विंड्स के बारे में आपने सुना होगा। हाइड्रोथर्मल विंड्स आमतौर पर समुद्र में एक्टिव वोल्केनो वाली जगह पर पाए जाते हैं और ये समुद्र की सतह पर गाइजर्स की तरह काम करते हैं। ये विंड्स समुद्र के नीचे एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं जिसमें सूरज की कोई रोशनी की जरूरत नहीं होती। हमारी जमीन पर ये हाइड्रोथर्मल विंड्स समुद्र की सतह पर गर्म स्प्रिंग की तरह होते हैं। यहाँ गर्म पानी जमीन की क्रस्ट की वजह से ऊपर उठता रहता है जिसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। पानी में मौजूद लाइफ इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से जिंदा रह पाती है। तो इसी तरह हो सकता है यूरोपा के समुद्र में भी एलियन लाइफ मौजूद हो। लेकिन ये सब अभी थ्योरीज हैं और यूरोपा में लाइफ की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जिसके लिए हम इस स्पेसक्राफ्ट को इस चांद पर भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।